नमस्कार दोस्तों। इंडिया ने तुर्की को पुनिश करना शुरू कर दिया है ओवर अनइक्विवोकल सपोर्ट टू पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल दो ही ऐसे देश थे, चाइना और तुर्की, जिन्होंने पाकिस्तान को ओपनली एंड अनइक्विवोकली सपोर्ट किया। न केवल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट बल्कि आर्म्स भी सप्लाई किए अगेंस्ट इंडिया। ऐसे में इंडियन सेंटिमेंट्स का हर्ट होना लाजमी था। हमने बाइकॉट तुर्किश टूरिज्म एंड प्रोडक्ट्स ट्रेंड करवाया। हम भारतीय अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुए, जिसका असर आज ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है। सरकार ने इंडिगो को इंस्ट्रक्ट किया है कि तुर्किश एयरलाइंस के साथ जो भी आपकी डील है, जो भी आपने पैक किया है, उसको टर्मिनेट कर दीजिए विद इन 3 मंथ्स। और ये डेवलपमेंट तब आई है जब कुछ ही दिन पहले हमने तुर्किश कंपनी स्लेबी को भी सिक्योरिटी क्लियरेंस सस्पेंड कर दिया था और इंडिया से लात मार के इनके ऑपरेशंस आउट करने का आदेश दिया था। और इन सब के पीछे की वजह है तुर्की का पाकिस्तान प्रेम। बेसिकली चाइना और तुर्की केवल दो ही ऐसे देश हैं पूरे विश्व के, हालांकि इसमें अजरबैजान को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इन इट्स रिसेंट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखोगे, जिसमें हम मुस्लिम पावर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर, इन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस को अडॉप्ट किया एंड इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया की फाइट को अगेंस्ट टेररिज्म एंड पाकिस्तान। लेकिन तुर्की का केस सिनेरियो अलग है। आज के समय तुर्की को जो शासक लीड कर रहे हैं, रिसेप तैयप एर्दोगन, इनका एक ड्रीम है, ओटोमन एम्पायर ड्रीम। बेसिकली जैसे एक समय पे ओटोमन एम्पायर होता था और उसी समय पे ओटोमन कैलिफेट नियुक्त किया जाता था, जिसके अंडर में ऑल द मुस्लिम नेशंस एंड एम्पायर्स वर्क करते थे, फंक्शन करते थे, उसके अंडर में वे शासन करते थे। तो इनका एक ड्रीम है, एक आज के समय फिर से ओटोमन एम्पायर को रिवाइव किया जाए और बेसिकली तुर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर के रूप में ये लोग पेश करते हैं, या खुद को एर्दोगन मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम नेशंस का लीडर के रूप में प्रिटेंड करना चाहता है। इसीलिए आप देखोगे एर्दोगन को पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। इसको पता है पाकिस्तान एक कट्टरपंथी देश है, मेजोरिटी मुस्लिम्स यहाँ पे है, और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे मुस्लिम नेशंस हैं यहाँ या फिर मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, उन नेशंस को कनेक्ट करने में एक क्रॉस रोड का ये काम कर सकता है पाकिस्तान। और जितने भी पंथी विचारधारा के लोग हैं, एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फेथ में बिलीव करने वाले जो लोग हैं, उनको एक साथ लाने में पाकिस्तान यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो इसका केवल एक ही मोटिव है कि जस्ट वांट टू बिकम द मसीहा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इसीलिए आज के समय हम देख पा रहे हैं कि तुर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और इसके लिए चाहे इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस खराब क्यों ना करने पड़े, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, आर्म्स की सप्लाई करेंगे, पहलगाम मैसेकर को ये कंडेम नहीं करेंगे और इसको कोई आतंकवादी हमला करार नहीं देंगे। डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से जिस तरह से स्टेटमेंट्स आती हैं उनको देने से बचेंगे, और जो मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के साथ उनको स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। ओपनली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन्स की सप्लाई करेंगे। जो सोनगार ड्रोन्स हैं वे भारी भरकम मात्रा में पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया किया था। और इसके लिए आप देखिए एर्दोगन अपनी पॉलिसीज में भी चेंज करने को तैयार है। री इवोल्यूशन किया है उन्होंने अपनी पॉलिसीज को, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इन तुर्की इन 2023। इंडिया ने उसमें ऑपरेशन चला के तुर्की की काफी हेल्प की थी, मिलियंस ऑफ डॉलर का पैकेज भी अनाउंस किया था। लेकिन इन सब रिलेशंस के बावजूद भी तुर्की का जो ड्रीम है, ओटोमन ड्रीम, उसको फुलफिल करने के लिए ये पाकिस्तान को साधने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हम देख पा रहे हैं आज के समय इंडिया और तुर्की के जो रिलेशंस हैं, वे बिफोर एंड आफ्टर पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है
काफी चेंज देखने को मिला है, काफी चेंज हो चुके हैं। और इस बात से हम इंडियंस के सेंटिमेंट भी इतने ज्यादा हर्ट हुए कि हमने तुर्की को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। पूरे ट्विटर पे, पूरे सोशल मीडियाज पे एक ट्रेंड देखने को मिला। किस प्रोडक्ट्स को हमने बाइकआउट किया, उनकी सर्विसेज को बाइकआउट करना शुरू किया एग्रेसिवली। और आप देखिए लाखों की संख्या में इंडियंस टूरिज्म के लिए पर्यटक बन के तुर्की में जाते हैं। और आप देखोगे 2024 का एक आंकड़ा है, 3.3 लाख इंडियंस ने विजिट किया था तुर्की में। लेकिन हमने इस चीज को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। अब ये लोग ग्रीस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, इन ऐसे डेस्टिनेशंस को तलाश रहे हैं जो तुर्की का अल्टरनेटिव हो सकते हैं। इंडियंस अर्जेज तुर्की बाइकआउट, और इस तरह की हेडलाइंस सभी मीडिया हाउसेस की देखने को मिली है रिसेंट कुछ टाइम में। इंडिया ने बाइकआउट किया तुर्किश कॉफी को, चॉकलेट्स को, फैशन ग्रोव्स को, सभी तरह से हमने इनकी सर्विसेज को बाइकआउट करना शुरू किया। और तुर्की को भी ये समझ में आ गया है कि हाँ, इंडिया जब इंडिया जब अपने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स को प्रायोरिटाइज करेगा तो मकसद तुर्की को भी नहीं जाएगा। हर तरह से पुनित करने की जो है काम, हाँ, भारत सरकार करेगी। लेकिन केवल इस बाइकआउट से और एक तरह से ट्विटर पे ट्रेंड चलाकर या जो ऑनलाइन कंपनीज की सेक्टर की जो डील्स हैं उनको कैंसिल करके लॉन्ग टर्म में तुर्की को पुनिश नहीं किया जा सकता। इंडिया मस्ट अंडरलाइन फॉर तुर्की द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। अब चूंकि ये जो हमने ट्रेंड करवाया था बाइकआउट का, ये आप कह सकते हो कि इमोशनली रेजोनेंट की वजह से था हमारे। चूंकि एक क्विक रिएक्शन की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसा कि एक्शन हुआ उसका हमने रिएक्शन दिया। लेकिन ये एक लिमिटेड ऑफर, एक लिमिटेड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको ऑफर करेगा रेदर देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसीलिए इंडिया को वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी हम कि हमको टेम्पोरेरी जो रिएक्शन है उससे लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कोहेरेंट एंड सस्टेनेबल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। एंड एक डिसिसिव एक्शन एंड एग्जाम्पल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। वो वो भी ग्राउंड लेवल पे। हम इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी रिसेंट जो रिएक्शन देखने को मिला है उस पे अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया ने सेबी, जो कि अगेन एक तुर्किश फर्म है जो इंडिया में अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करती है, लगेज ऑपरेशंस को इन द सेक्टर ऑफ लगेज। एविएशन में अगर आप देखोगे जो लगेज है उसको लेके जाना, उसको मेंटेन करना, इधर से उधर करना, वो सारे जो क्रू मेंबर्स के काम होते हैं वो ऑपरेशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है और इंडिया के वेरियस एयरपोर्ट्स पे अपनी सर्विसेज देती है। इसका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हमने रिवोक कर लिया था विदाउट वार्निंग, विदाउट प्रीवियस इंफॉर्मेशन। इसको लेकर ये हमारे हाई कोर्ट में भी पहुंच गए, दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर अभी कोई भी बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। ये केस चल रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए हमारे पास पावर है आपके लाइसेंस को, आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस को सस्पेंड करने की, वो भी विदाउट वार्निंग। और ये जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वे वेस्टेड हैं विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए आपके जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको रिवोक किया गया है। अब चूंकि हम सबको पता है कि ये काम अब नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स को लेकर हो रहा है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो तुर्किश ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जो कंपनी है वो तुर्की में बेस्ड जरूर है, वहां पे इसको रजिस्टर जरूर किया गया है, लेकिन मोस्टली जो इसके स्टेक्स हैं एंड जो शेयर्स हैं वे वेस्टर्न कंट्रीज के पास हैं, वेस्टर्न फर्म्स के पास हैं। हालांकि इन्होंने ये दलील दी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है अगर तुर्की से कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना तो वो सरकारी लॉबिंग एजेंसीज के रूप में काम अवश्य ही करेगी। सो ये तो चल चल ही रहा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि हमारी इंडिगो कंपनी, जो कि अगेन वन ऑफ द अनमैचेबल एयरलाइंस है इंडिया में, उसका तुर्किश कंपनी के साथ एक पैक्ट था, एक डील हम कह सकते हैं।
उसको टर्मिनेट करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम यहाँ पे दिया गया है तुर्किश एयरलाइंस टू लॉस इंडिगो इन जस्ट 3 मंथ्स। और रीजन यहीं पे है तुर्की का पाकिस्तानी प्रेम होना, पाकिस्तान के साथ संबंध रखना और इंडिया के अगेंस्ट में काम करना। हमारा जो एयरलाइन वॉचडॉग है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है या कहें कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इंडिगो को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किस एयरलाइन के साथ जो भी आपका वेट लीजिंग एग्रीमेंट है उसको विद इन 3 मंथ्स आप टर्मिनेट कर दीजिए, इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और 31 अगस्त इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे रहने वाली है। बिकॉज ये जो एग्रीमेंट किया गया था आपको बता दूं ये अभी 31 मई को आपका एंड होने वाला था, लेकिन इंडिगो ने यहाँ पे अपील दायर की थी कि इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाए। बट अब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स को देखते हुए केवल 3 महीने तक का समय दिया गया है ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको किसी प्रकार का इनकॉन्वीनियंस न फेस करना पड़े और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्विसेज में डिसरप्शन न हो उसके लिए केवल 3 महीने का यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है। और ये भी डीजीसीए ने कहा है कि फर्दर कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी एक्सटेंड इस डील का नहीं होने वाला है, ये केवल 3 महीने के लिए है। तो क्लियर कट यहाँ पे ये बात की गई है। यहाँ पे डील क्या थी आपको छोटी सी बता देता हूँ। होता क्या है कि एक एविएशन सेक्टर में कई प्रकार की लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइंग लीज एग्रीमेंट या डंप लीज एग्रीमेंट, ऐसे ही होता है वैट लीज एग्रीमेंट। वैट लीज एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो एविएशन सेक्टर की दो बड़ी कंपनी है, जैसे कि मान के चलिए एक टी कंपनी है और एक आई कंपनी है, इंडिगो और तुर्की। अब तुर्की के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसके पास एयरलाइंस जो एयरप्लेन्स वे ज्यादा हैं और आप देखोगे तो सर्विस मेंबर्स हैं वे भी ज्यादा हैं। तो ऐसे में इंडिगो जो कि एक अफोर्डेबल कंपनी है वो क्या करेगी, इनके साथ टाई अप करेगी। अब तुर्किश एयरलाइंस को यहाँ पे कहा जाएगा लेजर, जो यहाँ पे अपनी सर्विसेज को लीज पे देने वाली है इंडिगो को, और इंडिगो को कहा जाएगा लेसी। लेसी क्या करेगी, लेजर से एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स और क्रू मेंबर्स को लीज पे लेगी कुछ सालों के लिए। अब जैसे इस केस में क्या हुआ है, इंडिगो ने तुर्की से दो 777 बोइंग एयरक्राफ्ट्स को लीज पे लिया है, जो कि ब्रॉडर बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा बताई जाती है। अब चूंकि इंडिया में आप देखोगे ना तो जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स वे चलते हैं उनमें सीटें कम होती हैं, 3-3 की सीटें होती हैं। अब यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसे में पैसेंजर्स को आप ज्यादा लेके जा सकते हो। जो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, दोनों को ऑपरेट कर सकते हो। इवन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिगो यहाँ पे केवल बिजनेस क्लास के लिए और लॉन्ग फ्लाइट्स को कंडक्ट करने के लिए इनके साथ टाई अप किया था। तो आप देखिए पर्पज है टू एड्रेस कैपेसिटी इशू कोज्ड बाय ग्राउंडेड, जो भी इनके पास ये ऑपरेट करते हैं इंडिगो वाले एयरक्राफ्ट यहाँ पे दो मिलेंगे और इनके साथ इनको क्रू मेंबर्स की सर्विसेज मिलेगी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो भी मिलेगा और इवन कई बार क्या होता है जो फ्यूल का खर्चा है वो भी जो लेजर है वो ही उठाता है, बस इसको यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा। एंड ऑपरेशंस की बात करें तो इंडिगो बेसिकली इंटरनेशनल रूट्स को यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहती है, इसीलिए इस टाई अप को किया गया था। एंड बेसिक पर्टिकुलरली इस्तांबुल से होकर जो फ्लाइट्स जाएंगी उनको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। सो ये एग्रीमेंट था, हमको इसके अंदर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए ये काफी है कि ये अब खत्म होने वाला है 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन तुर्की के साथ और हम क्या कर सकते हैं उस पे अगर बात करें, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना यार, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी जो कर सकते हो ना। इंडिया को एक यहाँ पे रेड लाइन खींचनी पड़ेगी हमको और कई चैनल्स के माध्यम से तुर्की के साथ जो रिलेशन हम लोग मेंटेन करते आए हैं वो अब खत्म करने का बिल्कुल समय आ चुका है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुर्की इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो अब राइटर का यहाँ पे क्या कहना है कि इंडिया शुड एडॉप्ट ए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। फर्स्टली सबसे पहला डिप्लोमेटिक चैनल्स शुड क्लियरली कन्वे द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट। तुर्किश डिप्लोमेट्स को हमें ये कन्वे करना पड़ेगा, यदि इंडिया के साथ आप रिलेशंस को खराब करोगे तो आपको भी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक कॉस्ट
एंड कंसिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। इसमें केवल तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। सेकेंडली, इंडिया शुड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज विद इन द अरब एंड ब्रॉडर इस्लामिक वर्ल्ड। जो स्पेसिफिकली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस को हमें बेटर करना पड़ेगा और अपनी बात को कन्वे करने का जो रूट है उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे जो डेलीगेट्स अब गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया का जो नैरेटिव है और हमारा जिस तरह से एक विक्टिम है हम टेररिज्म के, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, उसको समझाने में हम कामयाब हुए हैं। ऐसे ही फर्दर इस चीज को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पार्टिकुलरली विद इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान एंड मोर और लेस कतर भी इसमें शामिल हो सकता है। टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट तुर्कीज एम्बिशन इन साउथ एशिया। जो तुर्की का ऑटोमन एम्पायर का जो ड्रीम है और जो एम्बिशन है कि साउथ एशियन कंट्रीज को उनका लीडर बन के चलना, फिर ये कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा उसको, इनको समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए तुर्की गलत कर रहा है। अरब वर्ल्ड का लीडर आज के समय अगर आप देखोगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हो सकता है कोई ना कोई, अब वो आप डिसाइड करेंगे ये खुद। नाउ thirdly, India must enhance its indigenous defense capabilities under the आत्मनिर्भर भारत। हमको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हम हैं यार। अब अगर आप देखोगे कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और जो वर्ल्ड के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका बेसिकली ये कहना जरूर है कि इंडिया ने इस युद्ध के दौरान जो टेक्नोलॉजिकल वार है उसको जीत लिया है। इट मीन्स टेक वार में इंडिया ने एक एडवांसमेंट एंड एक एज हासिल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, ओवर द पाकिस्तान। बट ये अगर आप देखोगे कंप्लीट टेक्नोलॉजी हमने प्रिक्योर की है, चाहे फिर फ्रांस से हमने आर्म्स को लिया है, या आप देखोगे यूएस के कुछ आर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं, इवन S-400 कंप्लीटली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशियन मेड है। तो ऐसे में इस टेक वार को भले ही इंडिया जीत गया हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडियन इंजीनियरिंग का, हमारी एक्सपर्टीज का, हमारी टेक्नोलॉजी का जो इंडिजीनियस है, जो इंडिया ने बनाई होगी या उस पे हम काम कर रहे हैं, उसका न के बराबर यहाँ पे रोल रहा है। तो उस चीज को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग इंश्योर कर पाए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एंड हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन एंड फोर्टिफाइंग रीजनल अलायंस विद मिटिगेट vulnerabilities arising from shifting geopolitical allegiances। एंड लास्टली, इंडिया की अगर आप देखोगे जो रीजनल स्ट्रेटजी है उसको रिक्वायर है रीअसेसमेंट की। सार्क जैसे देशों से हमको बाहर आना पड़ेगा, हमको विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी क्रेडिबिलिटी, कोई भी अब आप देखोगे इम्पैक्ट रहा नहीं है। लेकिन हमको रीजनल मैकेनिज्म, जो रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उसको इन्हांस करना पड़ेगा। जो रीजनल पार्टनर्स हैं हमारे उनको एक साथ लेके आना पड़ेगा, अन्यथा फिर तुर्की, चाइना, यूएस अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में एक्सपेंड करेंगे, इन्हांस करेंगे, जो इंडिया के लिए कहीं तक भी ठीक नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, वे हमारे रीजन में हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करेंगे। तो तुर्की का जो डिसीजन है कि पाकिस्तान की साइड में लेना, ये इस बात का सिग्नल है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होने वाला है साउथ एशिया में। जी हाँ, अब चूंकि हम कह सकते हैं कि अंकारा का जो करंट सिक्योरिटी कैलकुलस है वो शॉर्ट टर्म में इनको बेनिफिशियल लगे। केवल तुर्की के लिए बात कर रहे हैं, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा, लेकिन तुर्की की बेनिफिट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में इनको बेनिफिशियल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी इमेंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर के साथ ये अपने आप को दूर करते हुए चले जाएंगे। तो कंक्लूजन में क्या क्या, क्या कह सकते हैं कि इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड डिसिसिवली, क्राफ्टिंग ए प्रोएक्टिव मल्टी फेस्टेड पॉलिसी दैट सेफगार्ड्स इट्स रीजनल इंटरेस्ट। रीइंफोर्स करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। क्लियरली हमको कम्युनिटीज कम्युनिकेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक हॉस्टिलिटी, जिस तरह से
स्ट्रेटेजिक हॉस्टिलिटी यदि तुर्की अपनाएगा तो उनको भी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। और एंड टुडेज कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सही पार्टनर को चुनना, एक सही बायलेटरल या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चुनना, एक लॉयल चीज को यहाँ पे चुनना मीन्स आप समझोगे तो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है देन एवर। तो ये पूरा डिस्कशन था। आई होप कि आपको सही सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। मेरे लिए कोई सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में आप ओपनली बता सकते हो, अनइक्विवोकली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।